हाँ, तो बहुत ही धुआंधार तरीके से अपने चैप्टर को पढ़ रहे हैं और मेरे साथ के साथ आप इस चैप्टर में बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ बने हुए होंगे और साथ के साथ नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉपर नोट्स बना के दिए हैं और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत तगड़ी मेहनत, ऐसे नोट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। और जिसके पॉलिटिकल साइंस नहीं भी हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये और ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज अपन पिछले पन्ने क्वेश्चन पढ़ा था 9/11 घटना, इंसिडेंट पढ़ लिया वो। आज अपन पढ़ेंगे इसके बाद में यूएसए अपनी फिर शक्ति दिखा रहा है। इस पूरे चैप्टर में आपको अमेरिका का वर्चस्व नजर आएगा, उसकी हेगेमनी नजर आएगी। और आज अपन पढ़ेंगे इराक के ऊपर ये आक्रमण कर देता है, ठीक है, यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है, यानी कि इराक पर आक्रमण। तो ये है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, या फिर अपन कह सकते हैं कि द इराक इन्वेशन। तो ये क्या करता है, ये सब अपनी इसकी दादागिरियाँ हैं, इराक के ऊपर आक्रमण करना, ये सब दादागिरी है इसकी, ये इसकी एक वर्चस्व की लड़ाई, एक तरीके से वर्चस्व अपन दिखा रहा है ये। और ये जितने भी इराक, ईरान, कुवैत, ये जितने भी तेल की देश है, तेल ऑयल कंट्री को बहुत तगड़े तरीके से लूटता है ये, और बहुत तगड़ा तरीके से, मतलब कि सब कुछ कहते हैं ना बुहार के ले जाता है। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। सद्दाम हुसैन की सरकार है वहाँ के ऊपर, सद्दाम हुसैन वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ऑन 19 मार्च 2003 द यूएस लॉन्च इन्वेशन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम, उसका कोड नेम रखा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। और इस कूट नाम का मतलब कोड नेम, जो उसका कुछ उनके कोई भी ऑपरेशन करता है तो वो मिलिट्री के नाम दिया जाता है कि ये आपको ऑपरेशन करना है, और जब ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है उसके बाद में उसका नाम बाहर कर देते हैं, जब तक वो कोड नेम यूज़ करते हैं। ये इराक पर सैन्य हमला किया गया, सैन्य हमला का मतलब मिलिट्री फौज ने इस पर आक्रमण किया। और एक बात की और ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएन है, उसने इराक पर इस हमले की परमिशन इस अमेरिका को नहीं दी थी। बड़ी चीज़ है ये, बिना परमिशन। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अमेरिका के सामने कोई यूएन फैन कुछ नहीं है, वो सुपर पावर है, ठीक है। उसने इसकी परमिशन नहीं दी थी। और हालांकि देखो, जब लोगों ने पूछा कि क्या आपने, लोगों ने पूछा मतलब अदर कंट्रीज़ ने पूछा यूएन से कि क्या आपने इस अमेरिका को इराक के ऊपर अटैक करने की परमिशन दी थी, तो वो कहता है दिखावे के नाम पे क्या कहता है कि हाँ वो इसलिए दी थी, मतलब परमिशन हमने नहीं दी, लेकिन हमें इराक के ऊपर शक था। दिखावे के लिए कहा गया कि हमें इराक पर शक है कि उसके पास में सामूहिक संहार के हथियार हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए हमने इराक के ऊपर हमला किया है। मतलब ऐसा मान लिया, सामूहिक संहार का मतलब है कि ऐसे ऐसे हथियार है जो एक साथ सबको मार सकता है। हमें ऐसा मतलब ऐसी शक हुआ है उसके ऊपर, इसलिए हम एक ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि मकसद कुछ और था। वहाँ से तेल के स्टोरेज जितने भी कुएं उन सबको लूटना था और हमें अपने देश के अंदर ले जाना था। तो ये सब क्या, ये दादागिरी है, ये सब वर्चस्व है, ये हेगेमनी है अमेरिका की कि बस ताकत है, जो चाहे कर लेगा, ठीक है। और नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे आप, इसका सामना कैसे कर सकते हो, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कुछ भी नहीं कर सकते अपन। तो द ऑस्टेंटिव पर्पस ऑफ द इन्वेशन वॉज प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। ये एक बहाना रखा गया, दिखावे के तौर पे यूएन ने इसने ये बात कही कि जो है हमने इसलिए उसके ऊपर अटैक किया है। फिर हमले के मकसद कुछ और ही थे, हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना, ये मेन मकसद था। अब आपको पता है वहाँ पर सद्दाम हुसैन की सरकार है और सद्दाम हुसैन अमेरिका की पकड़ में आने वाला है नहीं, इसलिए ये चाहते हैं कि वहाँ पर अपन क्या करेंगे कि वहाँ पर हम इराक की जो तेल भंडार है उसको लूटना है, वहाँ से लाना है और अपनी सरकार बनानी, ताकि कुछ मामूली भोंगड़ों के रेट में वो तेल अपने देश में लाया जा सके, या फिर ऐसा मान लो दादागिरी के तौर पर भी लाया जा सके। अपनी मनपसंद की सरकार कायम करना था। और वाकई मनपसंद की सरकार, एक तरीके से वो मिलिट्री कैंप लगा दिए यूएस ने इराक के अंदर, अपने पूरी फौज तैयार खड़ी कर दी वहाँ पर, और फिर बाद में सद्दाम हुसैन को भी मार दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है, ये सब बातें हुई है। द इन्वेशन वॉज मोटिवेटेड by other objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US। अच्छा, एक बात इंग्लिश के अंदर शायद लिखी हुई नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, तो आप लिख लेना कि यूएन ने इसको परमिशन नहीं दी थी भाई, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ी सी बात लिख लेना कि उसने परमिशन नहीं दी थी, यूएन ने परमिशन नहीं दी थी। ये वाली लाइन आप इसमें ऐड कर लेना सेकंड पॉइंट में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। और चौथा, अब ये सब किया, ठीक है, हालांकि यूएन से परमिशन भी नहीं दी यूएन ने, फिर भी इसका मकसद ये सब उसके तेल के कुओं को लूटना था। हाँ, ये बात तो ठीक है कि सद्दाम हुसैन की सरकार भी उसने गिरा दी अमेरिका ने,
तो वही मैंने पॉइंट लिखा है कि सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही गिर गई। चंद रोज का मतलब कुछ ही दिनों में हाथ खड़े कर दिए, वो चली गई, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। वहाँ के लोग शांत नहीं हुए, उन्होंने इस अमेरिका का बहुत घोर विरोध किया, अमेरिकी सेना से खूब लड़े और खूब, लेकिन वहाँ पर जो आम नागरिक थे, इराक के जो आम नागरिक थे, खूब यहाँ पर मारे गए हैं। 50,000 प्लस लोग इराकी लोग मारे गए हैं। हालांकि कहते हैं कि अमेरिकी सेना के जवान भी मारे गए, मुठभेड़ आमने सामने हुई थी। तो लेकिन ये सब दादागिरी, वहाँ के आम नागरिक को मारना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, सुपर पावर है। ऑल द गवर्नमेंट ऑफ सद्दाम हुसैन फेल स्विफ्टली, द यूएस हैज़ नॉट बीन एबल टू पैसिफिक इराक, लेकिन पैसिफाई इराक। लेकिन ये तो ठीक है कि सद्दाम हुसैन की सरकार चली गई, तो अपनी दादागिरी वहाँ पर चला ली यूएस ने, वहाँ पर अपनी मिलिट्री के दादागिरी से वो काम करता था, लेकिन वो इराक को शांत नहीं करा पाया। इराक में वो के इस तरीके से लोग लड़ते रहे, इसका सामना करते रहे, ये चीज़ है। तो छोटा सा 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम या फिर इराक पर आक्रमण क्या था। तो आप ये लिखेंगे कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक के ऊपर एक ये गुप्त कोड नाम रखा था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और इन्होंने ये कहा कि हम ये ऑपरेशन या अटैक इसलिए कर रहे हैं कि हमें इराक के ऊपर शक है कि उसके पास में जो है एक ये सामूहिक संहार के हथियार है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हमें शक है, इसलिए हम इसके ऊपर ये आक्रमण कर रहे हैं। हालांकि मकसद कुछ और ही था, मकसद तो था इराक के तेल भंडार को कंट्रोल में लेना और अपनी मनपसंद की वहाँ पर सरकार बनाना, ये मकसद था। ये सब बातें अपन ने पढ़ ली, ठीक है, ओके। फिर अपन बात करते हैं वर्चस्व, एक वर्ड आ गया वर्चस्व। हालांकि मैं चाहता तो सीधा इसके बारे में लिखवा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा जानबूझ के एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाना चाहता हूँ आपसे। हेगेमनी या वर्चस्व जो वर्ड है, ठीक है, पहले तो इसका मीनिंग जाना जाए, एक हिस्ट्री में जाना जाए कि वर्चस्व चीज़ क्या है। वर्चस्व का आप नॉर्मल वर्ड यूज़ कर सकते हो दादागिरी, लेकिन यहाँ की हेगेमनी या वर्चस्व दादागिरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। दादागिरी तो कौन होता है कि ये दादागिरी कर रहा है, मतलब वो जो अपने शरीर की ताकत से बल के ऊपर अपनी दादागिरी कर रहा है, वो दादागिरी होती है। अपने यहाँ पर लोकल वर्ड तो वो तो शरीर की ताकत दिखाना, ज़बरदस्ती इसमें ताकत है, थप्पड़ मार के कुछ भी काम करा लेना, झापट मार के। लेकिन यहाँ पर जो वर्चस्व है ये थोड़ा सा उससे अलग है। यहाँ पर भी ये है कि जिसके पास में सैन्य पावर, मिलिट्री पावर जिसके पास में ज़्यादा है, शक्तिशाली हैं, वो अपना वर्चस्व दिखा सकता है, और ये रियलिटी है। अगर अब अमेरिका की आप मिलिट्री देखिए, ऐसी ज़बरदस्त मिलिट्री है, अमेरिका की ऐसी सेना है कि उसके नीचे टॉप लेवल के 12 कंट्री, जो टॉप लेवल के 12 देश हैं, वो अपनी फ़ौज पे जितना खर्चा करते हैं ना, अमेरिका अकेला अपने देश पे उतना खर्चा करता है। तो आप समझ सकते हो यूएस की मिलिट्री कितनी ज़बरदस्त होगी। और वो जब इराक में आक्रमण हुआ था, जब इराक के ऊपर अटैक किया गया, तब लोगों ने देखा कि वाकई बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो इसकी यूएसए की जो है मिलिट्री बहुत तगड़ी है। हालांकि छोटी मोटी कुछ गलतियां अपन देखेंगे, अभी भी अमेरिका की फ़ौज में कमी है, लेकिन उस कमी को क्या फ़र्क पड़ता है, ज़बरदस्त ताकतवर इसकी फ़ौज है, क्योंकि खर्चा करते हैं, ट्रेंड उनको ज़बरदस्त ट्रेंड किया जाता है, इसलिए वो हैं। तो देखो, इस शब्द के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, उसके बाद में मैं एक एक पॉइंट उठाऊंगा बड़े शानदार तरीके से कि हेगेमनी शब्द का प्रयोग पहले के ज़माने में, हिस्ट्री है ये, प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। जो यूनान के अंदर ये एथेंस वगैरह पावरफुल कंट्री थी, तो एथेंस की मतलब प्रबलता को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता था। हेगेमनी वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिनोट द प्रोपोनेंट पोजीशन ऑफ द एथेंस, ठीक है, वाइज द अदर सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस, उसके अंदर इसको दिखाया जाता था। मतलब आप ये समझ लीजिए, आपको इतना से याद रखना है, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से इस 3 लाइनों से, लेकिन अपन को थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है, नोट्स अच्छे बने। और दूसरी बात, यहाँ से क्या पता कोई डीप पूछना चाहिए, पता तो होना चाहिए कि कोई पूछ ले आपसे कि वर्चस्व का शब्द पहले कहाँ यूज़ किया जाता था। तो पहले एथेंस की जो प्रबलता है, आज का यूएसए मान लो, अब अमेरिका के लिए वर्ड यूज होता है, पहले एथेंस के लिए यूज होता था, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता, यानी कि जिसके बाद में स्टेट के पास में सैन्य क्षमता है, मिलिट्री पावर है, उसकी बनावट और तौल बनावट का मतलब वो कैसी बनावट है उनकी, और तौल का मतलब क्या उसमें कितनी पावर है, कितना क्या क्या वो मतलब लोग जानते हैं टेक्निकली भी सब कुछ। तो दैट्स द फर्स्ट मीनिंग ऑफ हेगेमनी, रिलेटेड द रिलेशन पैटर्न्स एंड बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और फिर आज की बात करें अपन, तो आज विश्व राजनीति में अमेरिका की जो हैसियत है उसको बताने के लिए वर्चस्व का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली 1 मार्क्स में पहले एथेंस जो था, वो वर्चस्व शब्द एथेंस के लिए यूज होता था, आज वो अमेरिका की हैसियत या अमेरिका की ताकत या अमेरिका की पावर को दिखाने के लिए
किया जाता है। टुडेज यूज डिस्क्राइब अमेरिकन पोजीशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में आज अमेरिका क्या है उसको दिखाने के लिए इस शब्द का यूज़ किया जाता है। बड़े शानदार तरीके से 3 तरह की बातें पढ़ेंगे अपन। ये तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री थी, नॉलेज के लिए था, लेकिन आज अपन वर्चस्व की 3 बातें पढ़ेंगे कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो 3 तरह का वर्चस्व आज पूरे संसार पे चलाता है। ठीक है, तो मैंने एक बात की तो एक एग्जांपल की भी, जो आपके स्टार्टिंग पेज पे चैप्टर के फर्स्ट में था, और कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी घूम रही होगी यार ये पेज तो छोड़ दिया। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। एक आयशा नाम की लड़की है, बगदाद की रहने वाली है, बगदाद में। तो देखो बगदाद मतलब इराक के अंदर बगदाद पड़ता है। ठीक है, तो ये बगदाद इराक की राजधानी है, कैपिटल है, और यहाँ पर ये आयशा नाम की लड़की रहती है। ठीक है, और ये जब 2003 के अंदर इराक के अंदर जब हमला किया था यूएस ने, ठीक है, तो उस टाइम पर इस बच्चे की जो है टांग चली गई, एक टांग मतलब कट गई इस हमले में, तो लॉस्ट इट लेग इन 2003, अपनी टांग खो दी इसने। फिर भी इसका सपना था कि वो डॉक्टर बनेगी, लेकिन अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है उसकी वजह से वहाँ पर कोई बाहर जाके MBBS नहीं कर सकता, वहाँ पढ़ नहीं सकता। लेकिन ये पढ़े तो कैसे पढ़े, जब फॉरेन आर्मी, विदेशी सेना, मतलब वहाँ अभी कौन सी सेना रह रही है, अमेरिका की सेना रह रही है इराक के अंदर। तो ये लड़की अपनी पढ़ाई जारी रखना चाह रही थी, लेकिन कब, जब यहाँ से ये जो फॉरेन आर्मी है, जो विदेशी सेना यहाँ पर रह रही है, USA की जो मिलिट्री रह रही है, वो हटे तो ये अपनी पढ़ाई जारी रखे और डॉक्टर बने। तो ये एक एग्जाम्पल है अमेरिका की वर्चस्व का, कि किस हिसाब से इसने, अमेरिका ने अपनी ताकत, हेगेमनी का इफेक्ट डाला है लोगों के ऊपर। ये तो मिलिट्री, एक एक उठाऊंगा मैं, ये मिलिट्री है। तो पहले वापस आऊँगा इन दोनों एग्जाम्पल पर, लेकिन अभी नहीं, पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मिलिट्री की। ये देखो सैन्य शक्ति, जो अभी लड़की का एग्जाम्पल लिया था, सैन्य शक्ति के अर्थ में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व है या फिर सैन्य शक्ति के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व, बात एक ही है। यानी हेगेमनी इन द मीनिंग ऑफ मिलिट्री पावर या फिर US मिलिट्री पावर हेगेमनी, दोनों क्वेश्चन सेम ही। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर क्या लिखना है, वो देखो कि अमेरिका की मौजूदा ताकत जो है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रीढ़ की हड्डी मजबूत है या फिर जो इसकी बैकबोन है ना, वो है मिलिट्री, उसकी आर्मी। तो ध्यान रखना, अमेरिका की मौजूदा ताकत, उसकी जो मौजूदा ताकत की जो रीढ़ है, मेन ताकत की जो मेन रीढ़ है, जैसे हमारे शरीर की मेन रीढ़ की हड्डी होती है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो फिर इंसान में कुछ भी नहीं रहता, बैकबोन। तो अमेरिका की मौजूदा ताकत, रीढ़ जो ताकत की जो रीढ़ है, वो उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। यानी कि द बैकबोन ऑफ अमेरिकाज करंट स्ट्रेंथ इज इट्स इंक्रीज मिलिट्री पावर, उसकी जो मेन है वो मिलिट्री पावर है। और आज अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है, जो आर्मी है, उसकी जो सैन्य शक्ति है, वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बहुत तगड़ी बेजोड़ है, क्योंकि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बल पर पूरे विश्व में कहीं पर भी निशाना साध सकता है, वो भी सटीक। इतनी उसके पास में टेक्नोलॉजी है कि किसी भी देश में, अपने देश में बैठा बैठा निशाना साध सकता है कहीं पर भी, और बिल्कुल सटीक निशाना। इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है और वो चाहे तो संसार को तबाह कर सकता है, कहने का मतलब ये है। यानी कि टुडे अमेरिकाज मिलिट्री पावर इज यूनिक इन इटसेल्फ एंड अनमेच्ड कंपेयर्ड to the rest of the countries, because today America can target anywhere in the world, whole world, on the strength of its military capability। ठीक है, मिलिट्री कैपेबिलिटी इसके पास इतनी है कि कोई भी देश इसके इर्द गिर्द ही नहीं है, आसपास ही नहीं, इतनी पावरफुल मिलिट्री है। सेकंड पॉइंट पर लेंगे कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना उसके बराबर भी नहीं है, कंपेरिजन में उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। टुडे नो कंट्री इज इवन कंपेरेबल टू द US मिलिट्री पावर। तीसरा, अमेरिका के नीचे के कुल 12 ताकतवर देश, भाई टॉप तो अमेरिका है, उसके नीचे आप कोई से भी ले लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ऐसा नंबरिंग करके 12 टॉप लेवल के देश आप ले सकते हो ताकतवर, चाहे रशिया, चाइना, सबको ले लो बोले आप। जितना वो एक साथ खर्चा अपनी सैन्य क्षमता पर करते हैं ना, उतना ये अकेला क्षमता के लिए जितना वे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के ऊपर अकेला अमेरिका जो करता है। अब आप समझ सकते हो, इतना खर्चा अगर करता है तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ पावर है, तभी तो अपनी मिलिट्री को मजबूत करो। उसे पता है कि अगर किसी भी देश को लड़ना हराना है तो लड़ेंगे कौन, सैनिक। इसलिए सेना मजबूत करो, वो मजबूत है तो किसी भी से भी सामना कर सकता है। द US टुडे स्पेंड मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी देन द नेक्स्ट 12 पावर्स कंबाइंड। जितना भी पावरफुल 12 कंट्री है उसमें वो अकेला खर्चा उतना करता है जितना वो मिलकर करते हैं, उससे भी ज़्यादा करता है। ठीक है, मोर, उससे भी ज़्यादा। फिर अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में
जो टेक्नोलॉजी है सैन्य प्रौद्योगिकी, उस मामले में इतना आगे हैं कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना शायद संभव ही नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी इसके पास में है। ठीक है, अमेरिका टुडे इज़ फार अहेड in terms of military technology that is it is not possible for any other country to match it in this matter। इस मैटर के ऊपर तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते, इसके इर्द गिर्द नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में तो, और हो सकता है संभव ही ना हो इसकी बराबरी कर पाना। इसलिए सीधी सी बात आप समझ गए, ताकत तो है। नेक्स्ट, इसको अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इराक के उदाहरण से, मतलब जब इराक के ऊपर इसने अटैक किया था, उस उदाहरण से ये प्रकट हो गया, स्पष्ट हो गया कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। मतलब उसकी जीतने की जो ताकत है ना, वो बहुत अथाह है। विकट का मतलब बहुत ज़्यादा है, अपार है। और उसकी अपराध करने और दंड देने की क्षमता भी स्वतः सिद्ध है कि जो मर्जी वो अपराध कर सकता है या अपराध करने वाले को दंड दे सकता है, जो मर्जी वो कर सकता है। ये भी ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई, इराक की कोई गलती नहीं है। ज़बरदस्ती दादागिरी करके उसको वहाँ पर से मारता है, वहाँ के लोगों को मारता है, वहाँ से तेल को हड़पता है, जितना भी ऑयल है हमारे अपने खुद के देश में ले जाता है। लेकिन जन मनोबल को झुकाकर कानून व्यवस्था बहाल कर पाने की उसकी क्षमता पर सवालिया निशान उभरे हैं। दादागिरी खूब करता है, लेकिन जनता के मनोबल को एक कभी झुका नहीं पाया। उसको झुकाकर कानून व्यवस्था की जैसे खुद की दादागिरी करना वो नहीं कर पाया। इराक के ऊपर जिसने अटैक किया था, हाँ उसको लूट खूब लिया इसने, लेकिन वहाँ पर जो कानून व्यवस्था थी उसको उतनी तरीके से नहीं संभाल पाया। यानी कुछ कमियाँ हैं इसकी मिलिट्री में कि ये वहाँ के लोगों को संभाल नहीं पाए, थोड़ी सी कमियाँ हैं, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा पावरफुल इसके पास मिलिट्री है। इसी वजह से ये आज क्या कर रहा है, कहते हैं नाच रहा है। तो द इराक एग्जाम्पल हैज़ रिवेल्ड दैट अमेरिकन्स एबिलिटी टू विन इज formidable. His ability to commit crimes and to punish is also self-evident. But question marks, यानी कि सवालिया कुछ निशाना ये है, have emerged on his ability to restore law and order to bending public morale. ये थोड़ा सा इसके ऊपर सवालिया निशान लगता है। तो ये था एक मिलिट्री, यानी ज़बरदस्ती दादागिरी के साथ में करना। और मैंने जो आयशा की बात बताई थी कि वो डॉक्टरी पढ़ना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे प्रभावित है, डॉक्टरी की पढ़ाई वो नहीं कर पा रही है। अब सेकंड एग्जाम्पल जो अपने लिया था ना, ये है ढांचागत शक्ति के अर्थ में अमेरिकन वर्चस्व या फिर ढांचागत शक्ति के अर्थ में वर्चस्व। अमेरिकन हेगेमनी इन द सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल पावर या फिर हेगेमनी इन द सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल पावर, एक ही बात है दोनों। अगर अमेरिका का नाम आए तो भी ये आंसर, या सिर्फ आई तो भी यही आंसर है। इसका मतलब ये होता है कि जो जितनी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो अपन बात करें इकोनॉमिकल, यहाँ ग्लोबल इकोनॉमी जो है, जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, इसके ऊपर अमेरिका का फिर एक वर्चस्व है। ठीक है, मतलब ये कहता है कि हमारी जैसे लाइक MBA का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया रहेगा। मैं वापस आता हूँ, आपको उस दोस्त की याद दिलाता हूँ। ये दोस्त है जाबू, जो दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है। ये प्रतिभाशाली कलाकार है, टैलेंटेड आर्टिस्ट है ये। इसके पिता चाहते हैं कि ये MBA करे, ये नहीं चाहता कि MBA करना, ये तो ये चाहता है कि अपने खुद का स्टूडियो खोलूँगा और लोगों को पेंटिंग वगैरह सिखाऊँगा, ये चाहता है। लेकिन इसके जो पिताजी हैं, इसके जो फादर हैं, वो फादर चाहते हैं कि ये क्या करे, MBA करे। क्यों चाहते हैं फादर इसलिए चाहते हैं कि फादर ने पॉलिटी पढ़ी है, उन्हें पता है कि अमेरिका के अंदर अगर ये MBA कर लेगा, कहीं पढ़ के आ जाएगा तो एक बहुत तगड़ा व्यवसाय करेगा, बड़ा बिजनेस करेगा हमारा। तो क्योंकि इसके पापा खुद बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस थोड़ा कम मंदा चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा MBA करे और बिजनेस करेंगे, क्योंकि आजकल पूरे संसार में बिजनेस MBA। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर लोग प्रभावित हैं इस अमेरिका की इकोनॉमी से, क्योंकि वही कहता है कि जो हैं, मैं आपको कुछ खूब सारी बातें सिखाऊंगा अभी। वो ये कहता है कि जो हमें इसकी समझ है, अमेरिका कहता है कि हमें व्यवसाय करने की या कैसे बिजनेस करने की हमें समझ है, और ये सबसे बड़ा काम है कि बिजनेस के बल पे आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसी बातें तो कहीं ना कहीं प्रभावित करती आ रही है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले MBA कहाँ शुरू हुआ था। अमेरिका ने इतनी दादागिरी करी कि किसी भी देश को MBA की डिग्री देने की परमिशन नहीं दी, उसको मान्यता ही नहीं दी कि आप किसी भी को MBA डिग्री दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, हम जानते हैं MBA कैसे करना है। तो ये सब बातें, जबकि अमेरिका के बाद में जो अदर कंट्रियाँ MBA कराने लगी है, वो 1950 के बाद में कोई डिग्री की परमिशन मिली है MBA कराने की, जब तक ये दादागिरी करता आ रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट ये हर बार कर रहा है। इसको अपन कहते हैं ढांचागत शक्ति। तो एग्जाम में ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन मिलिट्री, यानी कि जो सैन्य शक्ति के बल पर कैसे वर्चस्व है, मैंने दिखा रहा है, जो अपन अभी पढ़ा। नंबर 2 आएगा ढांचागत शक्ति, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चरल पावर है, इसके बेस पे कैसे वर्चस्व या फिर मैंने दिखा रहा है। और तीसरा पढ़ेंगे कल्चरल, सांस्कृतिक के ऊपर ये कैसे मैंने ये अपना वर्चस्व दिखा रहा है। वो अपन ब्लू जीन्स का एग्जाम्पल लेंगे।
ठीक है। साउथ जो अपन पढ़ेंगे अभी आगे वो भी एग्जाम्पल होगा, जो अपना तीसरा दोस्त है जो मैं छोड़ के आ रहा हूँ अभी पीछे, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक अपने पढ़ लिया कि हाँ, कि ढांचागत शक्ति के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व का संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। वो कहता है कि हमारे पास में इसकी खास समझ है और अमेरिका के पास अपने मतलब की चीज़ों के बनाए रखने हेतु व्यवस्था कायम करने के लिए नियमों व तरीकों को लागू करने की क्षमता व इच्छा दोनों है। अब आपने देखा होगा यूएस में जो भी प्रोडक्ट बनता है, हर कोई देश चाहता है कि अरे यार यूएस के अंदर कंपनी है, एक नंबर कंपनी है। मतलब इसने ऐसी मेंटलिटी सेट कर दी, आईफोन है, एप्पल है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कह दिया साहब, हर कोई चाहता है कि मैं ये फ़ोन लूँ, जबकि है उसमें कोई ऐसा कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। वही सब सिस्टम आपको 20,000 के फ़ोन में मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मानना कि कहने का मतलब ये है कि वो दिमाग में क्या आइडियोलॉजी बन गई कि यूएस की ब्रांड है, कोई भी चीज़ यूएस की ब्रांड है, वो दिमाग में रहता है और अपने आप में थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ आईफोन है या फिर एप्पल का, मतलब समझते हो वो चीज़ है। तो ये सब क्या है कि यही तो है कि वो अपनी कोई भी चीज़ है अपनी इच्छा अनुसार चीज़ बनाता है, उसको बेचना और उसकी वो क्या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है उस दोनों इसके पास में है कि कौन सी चीज़ तो रखनी है मेरे को संसार में और उसको बेचने की सब कुछ पावर इसके पास में है ही। तो ध्यान रखना, अमेरिकन हेगेमनी टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल पावर इज रिलेटेड इज अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अमेरिका हैज़ बोथ द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस, मतलब उसके पास में बेचने की एबिलिटी भी इच्छा भी है, टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड मेथड्स टू एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ मेंटेन द थिंकिंग मीन्स, वो सब इसके पास में है। दूसरा, ये जो ढांचागत शक्ति है इसकी वर्चस्व की झलक हमें कहाँ दिखाई देती है, वो विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं जैसे कि स्वच्छ वायु, सड़क, समुद्री व्यापार मार्ग आदि को उपलब्ध कराने की अमेरिकी भूमिका में दिखाई देती है। इन सब में भी इसका इंटरफेयर है, इन सब में इंटरफेयर है इसका, समझ पा रहे हो। यानी वी कैन सी द अमेरिकन हेगेमनी ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल पब्लिक गुड्स सच एज क्लीन एयर, रोड्स, सी ट्रेड रूट्स। देखो यहाँ बात है ये सार्वजनिक वस्तुएं, मतलब जो सबके लिए हो, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं भूमिका है, इसका इंटरफेरेंस है, ठीक है, ये बात है। क्योंकि ये मन चाहे कोई सा भी रूट डिसाइड कर सकता है, हर जगह इसकी अपन पढ़ेंगे आगे, नेवी के बारे में पढ़ेंगे, नेवी भी इसकी वहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, भी देखेंगे अपन। तीसरा है, आज अमेरिका, ये नेवी आ गया है ना, आज अमेरिका अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है कि कौन इधर से जा सकता है, कितना इलाका आपका है, कौन सा रूट आपका है, ये आना जाना उसने अपनी नौसेना लगा रखी है, नेवी लगा रखी है, ये डिसाइड करता है, ठीक है, ये नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आबाद आवाजाही को सुनिश्चित करता है कि कौन सा इंटरनेशनल जो सी है उसमें कितना एरिया आपको मिलेगा, कहाँ कहाँ जा सकते हो। टुडे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेवल पावर या फिर नेवी पावर, अमेरिका अंडरराइट्स द रूल्स ऑफ मूवमेंट ऑन सी, ट्रेड रूट्स एंड इंश्योर फ्री मूवमेंट इन इंटरनेशनल सीज। इन सब में ये अपनी दादागिरी चलाता है। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की, तो इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का ही परिणाम है, समझ पा रहे हो ना। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। आई थिंक ये परियोजना 1950 के समथिंग की है, ठीक है। और आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। भाई इंटरनेट है, ये जो वाईफाई सब जितने अपन देखते हैं ये उपग्रहों पर डिपेंडेंसी है, इससे अपन को 5G 6G का नेटवर्क मिलता है और मोस्टली जो ये उपग्रह हैं वो अमेरिका के हैं। आप समझ सकते हो, इसका मतलब ये है कि चाहे जब इंटरनेट को कम ज़्यादा या फिर उस पर हाईजैक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सब पावर इसके पास में है, ठीक है। तो इंटरनेट इज द आउटकम ऑफ अ US मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट। इवन टुडे द इंटरनेट रिलाइज ऑन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स मोस्ट ऑफ विच आर ऑन्ड बाय द US गवर्नमेंट। वो सब की सब जो हैं वो US गवर्नमेंट के अंडर में है, या फिर ऐसा मान लो कि सारे उपग्रह सैटेलाइट अमेरिका के हैं, ठीक है। फिर अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर भाग, हर क्षेत्र, प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में विद्यमान है, हर जगह हमें मिल जाएगा ये, हर जितनी भी जो इकोनॉमी है, अमेरिका इज प्रेजेंट एवरी पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी के हर पार्ट में ये जितना भी बिजनेस से रिलेटेड बातें हैं ना, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे आना जाना, व्यापार, ट्रेड करना हो, सब के अंदर इसे बोला जाता है वैश्विक अर्थव्यवस्था। इन सब में इसका इंटरफेरेंस है, ये सब में आपको मिल जाएगा, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो समुद्री मार्ग हो, कहीं पर भी, ठीक है। फिर दूसरे विश्व, आप सोच रहे होंगे स्वस्थ वायु, स्वस्थ एयर, खुली हवा अपन को ये कैसे रोक सकता है। इसके पास में इस तरह के वेपन्स, हथियार, बम, एटम बम इतने हैं कि चाहे तो पूरी हवा को दूषित कर सकता है, इतनी पावर है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बहुत ही शानदार प्रणाली है। फिर भी अभी थोड़ा सा बता दूं, ये ब्रेटन वुड प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो जितनी बड़ी महाशक्ति है जैसे कि अमेरिका है, तो छोटे देशों को चुपचाप उसकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि सामना करोगे तो ये क्या कर देगा, सूपड़ा साफ कर देगा। इससे बेटर है कि इसके आप साथ में पार्टनरशिप में कुछ काम कर लो, इसके अंडर में कुछ काम कर लो, ताकि अपना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। कहाँ ये मतलब तुच्छ, इसके सामने कुछ भी नहीं, मक्खी भी, मतलब ऐसा वो वाली हालत है। इसलिए बेटर ये ऑप्शन है कि ब्रेटन वुड जो प्रणाली, हालांकि इसने चला रखी एक तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, तो तब से, जो कि 1945 से मैंने कहा था ना कि 1945 में ही शुरू हो गया था अपने दादागिरी दिखाना। तो ये ब्रेटन वुड प्रणाली का मतलब है कि अपनी ताकत के बल पे बाकी जो भी छोटे देश है उसका सामना ना करें और इतनी बड़ी महाशक्ति के अंडर में आके काम कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताऊंगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी और अमेरिका द्वारा कायम ये प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना पर काम कर रही है। ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम was established after Second World War. This system still constitutes the basic structure of the world economy. उसको आज भी डिस्टर्ब कर रही है कहीं ना कहीं। अमेरिका की जो स्ट्रक्चरल पावर है, जो ढांचागत ताकत है, उसका एक मानक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं MBA, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी अकादमिक डिग्री, मैंने कहा ना इसने डिग्री किसी को दी नहीं, मान्यता ही नहीं दी। 1950 के बाद में किसी को इसने कहा कि हाँ अब आप अपने अपने देश के अंदर MBA करवा सकते हो। ये दादागिरी का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जरूर डालना। जैसे अपने उसके अंदर मिलिट्री वाले में भी एग्जाम्पल डाला था ना, कौन सा, इराक वाला एग्जाम्पल डाला था, वैसे इसमें आप डाल देना MBA का एग्जाम्पल। ठीक है, और द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चरल पावर ऑफ द US इज द एकेडमिक डिग्री कॉल्ड द मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। ठीक है, इस पर उसने दादागिरी की थी। थोड़ा मैं नोट लिखाऊंगा इसके बारे में, 2-3 नोट है जो आपको अलग से लिखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो ये कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण है समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है। सार्वजनिक का मतलब जहां से हर कोई जा सकता है, जिसका यूज हर कोई कर सकता है, जो सबके लिए हो। बेस्ट एग्जाम्पल है वह सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्री व्यापार मार्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना, SLOCS, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स आर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द सी रूट्स कॉमनली यूज्ड बाय मर्चेंट शिप, जो कि समुद्री जहाज होते हैं ना, वो उधर से जाते हैं, बाकी समुद्रों में किसका काम पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, व्यापारिक जहाज का मतलब बिजनेस करते हैं, यहाँ से अपन सामान बेचते हैं उस देश को, उसका हमारे यहाँ आता है। तो ये सबसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सबसे बढ़िया सार्वजनिक अपने एग्जाम्पल है, तो ये है। ठीक है, 1 मार्क्स में शानदार नोट लगा लिखना, उस थ्योरी में नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन तो अपना यहाँ कंप्लीट हो गया, बस ये अपने अलग से लिखना है। ऐसे शानदार नोट्स मिल रहे हैं आपको, फिर भी अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आपकी कमी है भाई। एक नोट और लिखना, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका 21%, हालांकि वैसे तो एग्जैक्ट तो 21.48 है, 21.48% अमेरिका की जो है वो अर्थव्यवस्था है संसार की पूरी इकोनॉमी का। अब आप समझ सकते हो भारत की 2-3%। अभी आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। द US शेयर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी रिमेन्स एन 21% इसकी इकोनॉमी पूरे संसार के अंदर है। आप इस मैप से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो, इसको मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ, इसको आप देखो ज़रा, ये जो है ये तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की जो आपको दिख रही होगी 21.48%। बाकी देखो ये हैं आपके चाइना। ठीक है, फिर जिसकी 14 पॉइंट कुछ परसेंट ही है। बाकी जापान, जर्मनी, भारत की 2.96 ही है, फ्रांस, UK, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रशिया की 1.65 ही है। इतनी सी इकोनॉमी है। बाकी छोटे मोटे और भी देश उन सब के मिला के 37.19 जो है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। लगभग 22%, 21.48% अमेरिका की इकोनॉमी है। इंडिया की 2.96, रशिया की 1.65। तो अंदाज़ा लग गया इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है इसकी। फिर बात करें, ये तो अपने हैं GDP की बात करें, GDP के आंकड़े हैं 2018 के। और अब ये जो आंकड़े हैं वो GDP और PPP, इसका मतलब है कि परचेजिंग पावर कितनी है इसकी, खरीदारी के मामले में, परचेज करने के मामले में। परचेजिंग का मतलब खरीदारी, और खरीदारी के अंदर भी इसकी जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा कम है। कंपटीशन, इसका मतलब ये है कि अमेरिका का भी कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है।
परचेजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि उसके पास में पैसा है तभी तो खरीद पा रहा है। यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा लीजिए जो परचेजिंग ज़्यादा कर रहा है इसका मतलब वो अपने वहाँ पर डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है अपने देश का, चीज़ें ला के बढ़ा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो विकास कर रहा है। तो इसका मतलब चाइना 19.18%, अमेरिका 15.01। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो चाइना की परचेजिंग पावर यूएस से ज़्यादा है, ठीक है, ये बड़ी चीज़। इसका मतलब अमेरिका का भी कंपटीशन बढ़ गया है। रशिया की परचेजिंग पावर 3.04 है, जबकि जीडीपी तो उसकी कमी थी, 1.65 थी। और इंडिया कहाँ गया, भारत अपना, भारत ये रहा 7.98, भारत की भी ठीक है, काफ़ी बढ़िया है इन सब से। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो बाकी सबको मिला के 3 वो है परसेंटेज, ये है, ये आंकड़े हैं जो ज़रूर कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि परचेजिंग पावर जिसकी अच्छी है इसका मतलब वो डेवलप हो रहा है, वो विकासशील देश है। तो ये चीज़ें भी अपन को पढ़नी है और इसको तो चलो अपन वापस ले लेंगे बैक। और ये सब तो ज़रूरी है, कुछ आंकड़े याद हो जाते हैं तो बढ़िया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, 2 नोट और लिखे हैं मैंने MBA के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया क्या है कि इसमें वास्टन स्कूल के नाम से विश्व में पहला बिजनेस स्कूल खुला था। 1 मार्क्स में क्वेश्चन, पहला बिजनेस स्कूल यानी कि जहाँ पर MBA की पढ़ाई करवाई जाती है, बिजनेस स्टडी करवाई जाती है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वास्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। और इसकी स्थापना 1881 में, USA के अंदर ये, ठीक है, 1881 के अंदर ये इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो द फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड, क्या नाम था, हाँ, वास्टन स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ अपना हो जाएगा पेंसिल्वेनिया, वो स्टेब्लिश्ड इन 1881, 1881 के अंदर, ठीक है। फिर एक नोट और लिख लेना, MBA के शुरुआती पाठ्यक्रम जो स्टार्टिंग में जो इसका सिलेबस आया था वो 1900 से आरंभ हुआ था, लेकिन 1900 से स्टार्टिंग, मतलब 1881 में तो पहले MBA की स्कूल खुल गई, मतलब MBA की भी ठीक है, यहाँ MBA कर सकते हो या फिर बिजनेस स्टडी कर सकते हो, लेकिन उसका पाठ्यक्रम प्रॉपर सिलेबस जो आया था वो 1900 के अंदर आया, मतलब ऐसा मान लो कि 1900 से पढ़ाई शुरू हो गई। द फर्स्ट MBA कोर्सेज वर इनिशिएट अराउंड 19, ठीक है, 1900। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, 1950 तक अमेरिका से बाहर MBA के लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत है 1950 में जाकर हो सकी थी, जब तक दादागिरी कर रहा था ये, मतलब लगभग 50 साल तक तो किसी को परमिशन नहीं दी कि आप MBA कराओगे, क्योंकि ये कहता था कि आपको MBA करने का नॉलेज ही नहीं है, ये तो हमारे पास पावर, हम जानते हैं। तो द फर्स्ट MBA कोर्स आउटसाइड द US वो स्टेब्लिश ओनली इन 1950। ये कुछ खास बातें हैं 1 मार्क्स की, बहुत ज़रूरी अपन को ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तीसरा, सांस्कृतिक, जो ब्लू जीन्स से रिलेटेड है। एक बार में वापस अपने उस दोस्त को याद करेंगे। ये चीज़ें क्या है कि ये दोस्त वाली बातें हैं ना, मतलब आपके मन में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ, ये लोग थे जो प्रभावित थे, ये अपने देखा जो मिलिट्री की वजह से प्रभावित थे, ये अपने देखा कि जो अभी अपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है उसके स्ट्रक्चर्स हैं उससे प्रभावित थे, ढांचागत जो उसकी वर्चस्व था उससे प्रभावित है। आंद्रे-पर्थ, ये एक्चुअली क्या है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो रशिया से आए थे, ठीक है, रशिया से आए थे। अब आप रशिया से समझ सकते हो कि रशिया की हमेशा घोर विरोधी रहा है US से, अमेरिका हमेशा उसका विरोध करता रहा है। अब ये क्या करता है कि आंद्रे-पर्थ नीली जीन्स पहन लेता है और ये चर्च में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ नीली जीन्स पहन के चला जाता है, तो उसकी मम्मी से बहुत टोकती है कि नहीं, नीली जीन्स तुझे नहीं पहननी चाहिए थी, ये वो वगैरह वगैरह, कुछ अलग कपड़े पहन जिससे तू ठीक लगे, शालीन लगे। तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति का एक दबाव है, ठीक है, US का, जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, कल्चर का भी दबाव है इसका, मतलब कह सकते हैं कि दादागिरी है, ताकत अपना दिखा रहा है, वर्चस्व दिखा रहा है, उसी को अपन कहते हैं सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व है, या फिर सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकन वर्चस्व। बात एक ही, यानी कि हेगेमनी इन द कल्चरल सेंस या फिर US हेगेमनी इन द कल्चरल सेंस। तो पहला कि सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व आज से सहमति गढ़ने की ताकत से है। सहमति का मतलब कि सब लोगों को सहमति कर देना कि नहीं, आज देखो मैंने कहा ना, कपड़ों से भी रिलेटेड भी, कपड़े भी लोग ये सोचते हैं कि यार US की ब्रांड है, मतलब सबको सहमति है कि हाँ यार वो तो नंबर 1 ब्रांड है। तो ये सबका सहमति गढ़ने की एक ताकत जो है वो सांस्कृतिक अर्थ की वो वर्चस्व कहलाता है। यानी कि कोई भी प्रभुत्वशाली वर्ग, जो ताकतवर वर्ग है वो या फिर देश है, वो अपने असर में रहने वालों को इस तरह एग्री करवा लेता है या सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगें जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है, ठीक है।
इससे प्रभुत्वशाली देश की बढ़त और उसका वर्चस्व कायम हो जाता है। सब जगह आप देख सकते हो, यूएस की कोई सी भी ब्रांड हो, लोग आंख मीच कर ट्रस्ट कर लेते हैं। वही चीज़ है मीनिंग ऑफ कल्चर हेगेमनी। डोमिनेशन रिलेटेड टू द पावर ऑफ फॉर्म कांस्टेंट। A dominant country can persuade the people living under its influence in such a way that they also start seeing the world from the same point of view in which the dominant country sees it. Thus leads to the growth of the dominant country and maintain its hegemony. और सब भी उसको मानने लग जाएं और पूरी दुनिया के उसका वर्चस्व एक तरीके से दिख जाए, कपड़ों पर भी, कल्चर पर भी, सब जगह। और वो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था। कुछ बातें और है, ये बात तो थी। अब ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व, यानी कि हेगेमनी इन द कल्चरल सेंस, तब तो ये आंसर है। और सेकंड आ जाए सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकन वर्चस्व, यानी कि यूएस हेगेमनी इन द कल्चरल सेंस, तब इसका आंसर ये होगा, ये आंसर होगा इसका। सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिकन हेगेमनी इन द कल्चरल सेंस, यानी कि आज विश्व में अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। यानी कि द प्रोडोमिनेंस ऑफ द यूएस, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ये कर सकते हो प्रॉपर हिंदी की तरह कि द प्रोडोमिनेंस ऑफ द यूएस, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इसको देख के आप ये लिख सकते हो इट्स कल्चर प्रोसेस, या फिर पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो टुडे इज बेस्ड नॉट ओनली द मिलिट्री पावर। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैन्य शक्ति से अपना वर्चस्व दिखा रहा है एंड इकोनॉमिक पावर से अपना वर्चस्व दिखा रहा है, लेकिन बट ऑल्सो ये कल्चरल प्रेजेंस भी आज विश्व के सामने है। मतलब सांस्कृतिक जो है, सांस्कृतिक मौजूदगी भी आज संसार के अंदर अमेरिका की है। हर कोई फॉलो करता है अमेरिका के ट्रेडिशन को, वहाँ के पहनावे को, वहाँ के स्टाइल को, ये हैं। और आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो भी धारणाएं पूरे विश्व में चलती हैं, प्रचलित हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों को या समाजों को जो सपने हैं वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार के ही हैं कि वहाँ लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ के लोग कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं, वहाँ के लोग कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे घर होते हैं, ऐसी वैसी सब, मतलब जो भी जो वहाँ कोई उस पर नज़र रखता है, वहाँ के लोग कैसी गाड़ियाँ चलाते हैं, वहाँ से यहाँ फिर फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो और वहीं पर जाके पढ़ाई करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर वहीं चले गए, इंडिया के अभी देख लो। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है वो है ऑल आइडियाज़ ऑफ गुड लाइफ एंड पर्सनल सक्सेस, मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ अक्रॉस द ग्लोब एंड ड्रीम्स चर्न आउट ब प्रैक्टिसेस प्रिवलिंग इन 20th सेंचुरी अमेरिका, ठीक है। फिर एक लाइन और लिख देना कि अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है, लोगों को ललचाती है और इसी कारण सबसे ताकतवर है, हर किसी को पसंद आ जाती है, बड़ी लुभावनी है, हर कोई स्टाइल जानता है क्योंकि टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, वो मार्केटिंग करना जानते हैं, पब्लिशिंग मतलब वो करना जानते हैं, विज्ञापन देना जानते हैं। तो अमेरिका इज़ द मोस्ट शेड्यूकेट एंड इट्स दिस साइंस मोस्ट पावरफुल कल्चर ऑन अर्थ, इसीलिए सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहलू ये विश्व में इसका है। और जहाँ जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है, यानी वर्चस्व का ये सांस्कृतिक पहलू है कि जहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है, यहाँ के कपड़े, यहाँ का ट्रेडिशन लोगों को वैसे ही पसंद आ जाता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से सबकी रजामंदी है कि हाँ वहाँ की ब्रांड है बिल्कुल, तो मतलब हर कोई बात मान लेते हैं, ये है। यानी कि दिस एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर, द एबिलिटी प्रेशुएट रादर देन कोरस, ठीक है, यानी कि ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती से नहीं कर रहे हैं अपन, आराम से सिखाया जा रहा है, इनको आराम से मनवाई जा रही है। और समय गुजरने के साथ हम इससे अत्यधिक अभ्यस्त हो गए हैं, मतलब जैसे टाइम निकलता जा रहा है हम इसके हैबिचुअल हो गए हैं, ठीक है, इसकी उसके। तो ओवर टाइम वी गेट यूज्ड टू हेगेमनी दैट वी हार्डली नोटिस इट एनी मोर देन वी नोटिस द रिवर्स, बर्ड्स एंड ट्रीज अराउंड अस। यानी कि उदाहरण के लिए सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। नीली जींस सोवियत संघ है एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जींस वगैरह ये यूएसए में ब्लू जींस वो होती थी। तो ये भी क्योंकि और हर कोई ये पहनना चाहता था रशिया के, सोवियत संघ के अंदर, तो ये लेकिन वहाँ से कहते हैं ना कि ये माल को बेचता नहीं था, जबकि वहाँ के लोगों का अच्छा जीवन जीने के लिए वो चाहते थे कि हम भी जीन्स पहने, क्योंकि पहले तो जो है यूएसएसआर, सोवियत संघ और ये जो अमेरिका है वो दोस्त थे, लेकिन उसके बाद में ये तो फिर 45 के बाद में शुरू हो गया था, एक्चुअली 91 के बाद में तो बिल्कुल अलग अलग हो गए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो वो वाली चीज़ है, ये सब अपन देख सकते हैं कि किस हिसाब से अपने कंट्रोल में रख रहा है, ठीक है। तो ये अपन देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेंगे, ये चीज़ तो आप देख लेना कि पेयर ऑफ ब्लू जीन्स हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्लोबल लाइफ, ए गुड लाइफ दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द सोवियत यूनियन, जो कि एक अच्छा लाइफ यानी कूल जीन्स पहन के कूल फील करते थे लोग बाग,
वो वाली चीज़ है, लेकिन वो यहाँ पर 24 संख्या अवेलेबल नहीं थी। तो ये तीनों ही क्वेश्चन, चाहे वो सांस्कृतिक हो यानी कि वो अपना कल्चरल हो, और चाहे वो अपना इसके अंदर बात करें अपन जो ढांचागत यानी स्ट्रक्चरल पावर की बात हो, चाहे वो सैन्य यानी कि मिलिट्री की बात हो, तीनों ही वर्चस्व के 3 क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। तीनों ही क्वेश्चन मैंने करवा दिए। बड़े ध्यान से नोट्स बनाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझना थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे एक एक सेकंड को समझना है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक क्लास और होगी उसके बाद में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।